दोस्तों 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन गिरफ्तार तो लेबनान में घरों पर बरसी तबाही की मार। यूरोप के जंगल धधके, ईरान ने अमेरिका से बातचीत पर लगा दिया इंतजार। हिजबुल्लाह बोला इजराइल ताकत की भाषा समझता है, तनाव ने फिर पकड़ी रफ्तार। पाकिस्तान में इमरान की रिहाई के नारे, अफवाहों के बीच सामने आया सच बार बार। यमन में हूती हमलों से मोखा बंदरगाह गर्म, जहाजों में लगी आग ने बढ़ाई चिंता अपार। फिलिस्तीन से लेबनान, ईरान से यमन तक जंग की इन तस्वीरों में छिपा है आज का पूरा संसार। तो आइए मिलकर खोलते हैं आज की बड़ी खबरों की परतें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं फिलिस्तीन से, जहां एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई जो वहां के लोगों की मुश्किल जिंदगी की कहानी बयान करती है। 15 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्जे वाले नेगेव इलाके में एक फिलिस्तीनी दूल्हा दुल्हन को शादी के तुरंत बाद इजरायली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों उस वक्त शादी के जोड़े में थे। बताया गया कि ये कार्रवाई 14 अगस्त की शाम हुई थी। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने खुद शेयर किया। उनके मुताबिक शादी के जुलूस की वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई थी और इसी आरोप में दूल्हा दुल्हन को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या शादी का जश्न मनाना भी अब फिलिस्तीनियों के लिए परेशानी की वजह बन गया है? लोगों का कहना है कि अगर सच में ट्रैफिक नियम तोड़े गए तो कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि दूल्हा दुल्हन को ही क्यों हिरासत में लिया गया और इस कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से गर्व के साथ क्यों पेश किया गया? फिलिस्तीनियों के लिए ये तस्वीर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है, उनके लिए ये उस बड़ी परेशानी की एक और मिसाल है जिसमें अपनी ही जमीन पर सामान्य जिंदगी जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। और ये बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। यरूशलेम के पूर्वी इलाके में भी एक फिलिस्तीनी शादी के दौरान इजरायली सैनिकों के पहुंचने और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल अजरिया कस्बे में शादी चल रही थी। घर में गाने बज रहे थे, मेहमान मौजूद थे, खाना चल रहा था और परिवार के लोग शादी की खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान इजरायली सैनिक वहां पहुंचे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई। दुल्हा और उसके रिश्तेदार भी इस कार्रवाई की चपेट में आए और शादी में आए दूसरे मेहमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी एक तरफ दूल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में पुलिस स्टेशन पहुंचते दिखाई दिए हैं और दूसरी तरफ एक दूसरी फिलिस्तीनी शादी के जश्न का माहौल कथित तौर पर मारपीट और अफरा तफरी में बदल गया। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ साउथ लेबनान के बनी हयान इलाके से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने वहां कई मकानों और इमारतों को निशाना बनाया है और धमाके के बाद पूरा इलाका बुरी तरह तबाह हो गया। 14 और 15 अगस्त की रात सामने आई तस्वीरों में इलाके से धुएं के बड़े बड़े गुब्बार दिखाई दिए। कई इमारतें मलबे में बदलती हुई नजर आई हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब दक्षिण लेबनान में इजराइल की सैन्य मौजूदगी और सैन्य कार्रवाई को लेकर तनाव पहले से काफी ज्यादा है। यानी बनी हयान में हुई तबाही सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, बल्कि ये दक्षिण लेबनान में बढ़ते तनाव की एक और तस्वीर बनकर सामने आई है। दोस्तों अब रुख करते हैं यूरोप का। क्रोएशिया के ओमिस इलाके में जंगल की आग ने हालात को बेहद मुश्किल बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आग 13 अगस्त की रात भड़की और तेज हवाओं की वजह से लगातार फैलती चली गई। फायर फाइटर ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवा की तेज रफ्तार ने मुश्किल बढ़ा दी। 15 अगस्त तक सामने आई तस्वीरों में जंगल के बड़े हिस्से में आग की लपटें और आसमान में उड़ता धुआं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर तेज हवाएं चलती रहें तो आग और ज्यादा इलाकों में फैल सकती है। इसी वजह से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमें हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों अब आते हैं ईरान की खबर पर, जहां अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक अहम बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू
करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी अभी ना कोई नई मीटिंग तय है और न ही बातचीत फिर से शुरू करने का कोई पक्का प्लान सामने आया है। इसके साथ ही सीज फायर को लेकर भी ईरान का रुख काफी सख्त दिखाई देता है। ईरानी पक्ष का कहना है कि जिस सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जमीन पर उसकी स्थिति पहले ही खत्म हो चुकी है। ईरान का आरोप यानी इल्जाम है कि अमेरिका ने इस सीज फायर यानी जंग बंदी का कई बार उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी की है। इसलिए सवाल ये है कि अगर जमीन पर सीज फायर बचा ही नहीं तो बढ़ाया किस चीज को जाए। इसी बीच ईरान की सरकारी मीडिया में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के बयान को भी प्रमुखता मिली है। उनका कहना है कि इजराइल ताकत की जुबान समझता है। इस बयान के पीछे उनका तर्क यानी लॉजिक ये है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पहले भी कई टकराव हो चुके हैं और संगठन का मानना है कि इजराइल से निपटने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। हालांकि इस पूरे टकराव में हिजबुल्लाह को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस बयान से ये संकेत यानी इशारा जरूर मिलता है कि संगठन अभी पीछे हटने के बजाय मुकाबला जारी रखने की बात पर अड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं पाकिस्तान की। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस यानी यौम आजादी मनाया। इसी दौरान बन्नू में हजारों मोटरसाइकिल सवार लोग रैली की शक्ल में सड़क पर निकले हैं। लोगों ने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए, लेकिन इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों के बीच नारे लगाए गए कि उनके नेता को आजाद किया जाए। इमरान खान को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी चल रही थी। यहाँ तक कि उनके बारे में ऐसी बात तक कही गई कि शायद मौत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और जेल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान जिंदा हैं और ठीक है। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी अफवाहों को बिना तस्दीक के सच मानना ठीक नहीं है। अब इस पूरी रिपोर्ट की आखिरी और बेहद अहम खबर यमन से। यमन के अलमोखा बंदरगाह को लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि हूती बलों की तरफ से वहां लगातार मिसाइल और सैन्य हमले किए जा रहे हैं। यमनी नेशनल रेजिस्टेंस से जुड़े एक प्रवक्ता के हवाले से दावा किया गया कि हूती मिलिशिया ने हाल के दिन में अलमोखा बंदरगाह पर मिसाइलें दागी, जितनी उसने पहले पूरे एक साल में इजराइल की तरफ नहीं दागी थी। अगर ये दावा सही है तो ये यमन के मोर्चे पर संघर्ष की गंभीरता को समझने के लिए काफी अहम बात है। पहले हूती बलों की तरफ से इजराइल की ओर कभी कभी मिसाइल या ड्रोन की खबरें आती थी, लेकिन अब अलमोखा बंदरगाह को लेकर लगातार हमलों की बात कही जा रही है। इससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि ऐसे सैन्य दावों को लेकर अलग अलग पक्षों के बयान अलग हो सकते हैं, इसलिए हर दावे को स्वतंत्र रूप से जांचना जरूरी है। दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर को अगर एक साथ देखें तो एक तरफ फिलिस्तीन में शादी की खुशियां भी विवाद और कार्रवाई में बदलती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। यूरोप में जंगल की आग लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर फिलहाल कोई नया फैसला नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर आवाजें उठ रही और उनके बारे में फैली अफवाह का खंडन किया गया है। और दूसरी तरफ यमन में हूती और दूसरे सशस्त्र गुटों से जुड़े संघर्ष ने लाल सागर और आसपास के इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया है। यानी तस्वीर साफ है, मिडिल ईस्ट में तनाव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। फिलिस्तीन से लेबनान, ईरान से यमन और उसके असर से जुड़े दूसरे इलाकों तक हालात लगातार बदल रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि इन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। कहीं शादी की खुशी डर में बदल जाती है, कहीं घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और कहीं जंग का खतरा रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ता है। यही वजह है कि इन खबरों को सिर्फ बयान और दावे के रूप में नहीं, बल्कि आम इंसान की जिंदगी पर पड़ने वाले असर के तौर पर समझना जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।